तो हर कहानी कहीं ना कहीं शुरू होती है एक जर्म ऑफ एन आइडिया से। मास्टरों की भी शुरुआत ऐसे ही हुई। अगर मैं टाइम ट्रैवल कर सकता तो वहाँ जाके उसको चेंज करना चाहूँगा कि आप उनसे बात कर रहे हैं, वो आपको जवाब दे रहे हैं और एक रचनात्मक दुनिया, एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन हो जाती है। इंडिया थैंकफुली हैज़ हैड अ ट्रेडिशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग women लीडर्स फ्रॉम इंदिरा गांधी ऑनवर्ड। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है द सोशल लिसनिंग पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी आज की होस्ट वैशाली पाल और आज का पॉडकास्ट होने वाला है हिंदी में। उसके पीछे का कारण ये है कि आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ओ किताब के बारे में, जो 2022 में प्रकाशित हुई थी और इसका अनुवाद हिंदी में हुआ है इसी साल 2023 में। ये एक साइंस फिक्शन नॉवेल है जो आपको जीवन की गाथा के बारे में बताती है। इसके बारे में यानी मास्टर ओ के बारे में हम और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ यहाँ विराजमान हैं प्रोफेसर धीरज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और बहुत सारी बातें करेंगे हम मास्टर ओ के बारे में। तो सर, कुछ सवाल हैं हमारे आपसे कि सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि मास्टर ओ की शुरुआत कैसे हुई सर? तो हर कहानी कहीं ना कहीं शुरू होती है एक जर्म ऑफ एन आइडिया से। मास्टर ओ की भी शुरुआत ऐसे ही हुई। 2019 में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे देश पे और ऐसे ही एक प्रोटेस्ट जामिया में हुआ था। और उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था क्योंकि वहाँ पे भी यंग स्टूडेंट्स लाइक योर सेल्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ, एक कानून के खिलाफ। वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और वो जर्म मेरे साथ, वो एक व्यू जो है प्रोटेस्ट का मेरे साथ रह गया काफ़ी समय तक। और फिर आइडिया ये था कि क्यों ना इस घटना को एक अलग ट्विस्ट दिया जाए, एक फ्यूचरिस्टिक ट्विस्ट दिया जाए। इस घटना को फ्यूचर में ले जाके एक दूसरी स्पीशीज़, यहाँ पे तो ह्यूमंस, इंसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में मैंने ये कल्पना की कि कैसा होगा कि अगर हम एक AI इनेबल्ड जानवर को लेके आते हैं और वहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। कई आइडियाज़ आते हैं क्रिएटिव पर्सन के दिमाग में, लेकिन उन आइडियाज़ को नाप तौल के सिफ्ट करके बढ़िया समझ के ही आगे बढ़ा जाता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई। वो प्रोटेस्ट वाज एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट। वो घटना काफ़ी दिनों तक मेरे साथ रही, मेरे मस्तिष्क में, और वहाँ से मास्टर ओ की उत्पत्ति हुई। जी सर, किताब में बहुत ही खूबसूरत हाथियों का उल्लेख किया हुआ है, तो क्या कारण है कि सिर्फ हाथियों को ही लिया गया, किसी और जानवर को नहीं? करेक्ट। तो हाथी जो हमारे परंपरा में या हमारे देश के ट्रेडिशन, सिविलाइजेशन में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। बड़े बड़ी इमारतों का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें हाथी सबसे आगे थे सामान उठाने में। और दूसरी चीज़ ये है कि हाथियों की जो मेमोरी है मानी जाती है, बहुत लेजेंडरी मेमोरी है। हाथी एक चीज़ को भूलते नहीं, बहुत समय तक याद रखते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन होके और देश में गणेश जी हैं जिनकी उपासना होती है, वो भी है। तो हाथियों की मान्यता भारतीय समाज में बहुत ऊपर मानी जाती है और इसीलिए हाथी को मैंने चुना क्योंकि उनकी हमारे सिविलाइजेशन में एक बहुत ख़ास भूमिका है। बहुत शालीन जानवर माने जाते हैं, सोचने वाले जानवर, थॉटफुल, इसलिए वहाँ से शुरुआत हुई है इसकी। सर, मास्टर ओ जितनी ज़्यादा पढ़ते जाएं हम पन्ने के पन्ने, उसमें ये समझ में आता है कि सर ने बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग की बात उसमें करी हुई है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि आपका टाइम ट्रैवलिंग के विषय में क्या विचार हैं? और टाइम ट्रैवल तो एक बेसिक ह्यूमन क्यूरियोसिटी है। जो भी इंसान बचपन से क्यूरियस होता है, वो सोचता है कि पुराने समय में कैसा होगा, या किसी इमारत को देखता है। मुझे भी याद है बचपन में जब मैं जाता था कोई मॉन्यूमेंट देखने या कोई हिस्टोरिकल प्लेस देखने, तो यही होता था कि उस समय लोग कैसे थे। और जैसे जैसे बड़ा होता गया तो ये भी क्यूरियोसिटी बढ़ी। स्टार ट्रेक का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। स्टार ट्रेक जब देखता था तो
फ्यूचर में कैसा होगा, हाउ विल वी बी इन द फ्यूचर एज अ स्पीशीज़, एंड ऑल्सो आवर रिलेशनशिप विद डिफरेंट स्पीशीज़, वो कैसे इवॉल्व होगा। तो टाइम ट्रैवल मेरे लिए बहुत ख़ास जगह रखता है मेरे दिमाग में, मेरे इमेजिनेशन में। और आई थिंक इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस अ लॉट ऑफ पीपल, जी नॉट जस्ट मी। आई थिंक लोगों की उत्सुकता, जागरूकता उसके बढ़ बारे जाती में रहती है कि कैसा होगा आज से 1000 साल बाद, या बाद। कैसा रहा होगा आज से 1000 साल पहले। तो आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग द आइडिया ऑफ टाइम ट्रैवल, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाई आई हैव यूज्ड दैट इन द बुक। बिल्कुल। और सर अगर आपका पर्सनल पूछना चाहूँ मैं अगर, तो आपको अगर टाइम ट्रैवलिंग करने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? पास्ट में कुछ चेंज करना चाहेंगे या फ्यूचर में? पास्ट में एक्चुअली, स्पेशली बिकॉज और वो भी ख़ास तौर से कोविड काल जिसको अब हम कहते हैं, क्योंकि वो ऐसा समय था जब बहुत दुखदाई समय था हमारे लिए, बहुत स्ट्रगल का वक्त था। लोगों के बहुत प्रियजन नहीं रहे, लोगों की मानसिक रूप से बहुत झेलना पड़ा लोगों को, फैमिलीज़ टूट गए। और मेरे ख़ास मित्र थे जो भी कोविड काल में जिनकी मृत्यु हो गई। तो सबके लिए, आई थिंक पूरे दुनिया के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रगल भरा समय रहा। और अगर मैं टाइम ट्रैवल कर सकता तो वहाँ जाके उसको चेंज करना चाहूँगा कि कोविड हमारे बीच में से गायब हो जाए या टल जाए, कोविड की जो समस्या रही है पिछले 2 साल। बहुत ही खूबसूरत एक ये पॉइंट कहा आपने। और सर एज एन ऑथर, क्योंकि आप एक ऑथर हैं इस समय, आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति लिखने की कोशिश करता है, कई बार क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है। तो आपकी अगर किताब देखी जाए, हमारे सामने यहाँ मौजूद है, देख सकते हैं, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि वो बिल्कुल कम पन्नों की किताब नहीं है, बहुत बड़ी किताब लिखी है आपने। तो कभी ऐसे हुआ कि विचार अब आगे बढ़ नहीं रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा जाए? तो क्रिएटिव ब्लॉक, आई थिंक राइटर्स ब्लॉक जिसको कहते हैं, जी वो बहुत ही एक स्वाभाविक चीज़ है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। और कई बार ऐसी जगहों पे हुआ जब मुझे लगा कि मेरे जो पात्र हैं, जो मेरे कैरेक्टर्स हैं, वो खुद रिबेल कर रहे हैं कि हम इस जी दिशा में नहीं जाएंगे, हमको कुछ और बढ़िया लाइनें दो, या हमारे लिए कुछ ज़्यादा कैरेक्टर स्केच करो। तो ऐसी जगहों पे राइटर्स ब्लॉक हुआ, ज़रूर हुआ। और मेरा उसका उपाय ये रहता था कि मैं उसको कुछ दिन तक बंद करके छोड़ देता था, और फिर उसके बाद रिविजिट करता था कि अब शायद कुछ बदल गया होगा, हालात बदल गए होंगे, मेरे पात्रों का मानसिक जो स्थिति है वो चेंज हो गई होगी। बिल्कुल। तो दैट वाज माय सॉल्यूशन टू अ राइटर्स ब्लॉक। तो अच्छी लिखाई का, सर के हिसाब से, कि अच्छी लिखाई का यही एक कहना होता है कि पात्र जो है अपने आप बात करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अच्छी लिखाई का ये भी एक मापदंड है कि पात्र आपसे भी बात कर रहे हैं, आप उनसे वापस डायलॉग कर रहे हैं। इट्स ओके टू वे जी कॉन्वर्सेशन, कि आप उनसे बात कर रहे हैं, वो आपको जवाब दे रहे हैं, और एक रचनात्मक दुनिया, एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन हो जाती है। और किसी भी राइटर, किसी भी क्रिएटिव पर्सन के लिए द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम। जी दर्शकों के लिए या पढ़ने वालों के लिए वो बात का समय होता है जब वो उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन एक क्रिएटिव पर्सन के लिए द प्रोसेस इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड full of fun time. So because a lot of thing is happening, it's like a lot of bubbling and frothing is happening in your mind. बिल्कुल। मास्टर ओ में सर एक बग्गा आंटी का किरदार है जो काफी ज्यादा रिलेटेबल है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जब मैं पढ़ रही थी इस किताब को, तब मुझे ऐसे समझ में आ रहा था कि बहुत ही किसी सामने ऐसे व्यक्ति को देखा है हमने रास्तों में या रिश्तेदारों में, ऐसे किसी कैरेक्टर से क्या आपने ये कैरेक्टर निकाला है, यानी आपने रियल में किसी व्यक्ति को ऐसा देखा? बग्गा आंटी भावना मंत्री हैं, जी मिनिस्टर ऑफ इमोशंस हैं, और उनके जैसा अभी तक तो कोई व्यक्ति हुआ नहीं। लेकिन आई वुड से बग्गा आंटी इज अ कॉम्पोजिट ऑफ मैनी people, many women. India, thankfully, has had a tradition of very strong women leaders from Indira Gandhi onwards. तो बग्गा आंटी भी भावना मंत्री के बाद वो प्रधानमंत्री भी बनती हैं, लेकिन वो किसी एक व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है वो कैरेक्टर। कई नेताओं, महिला नेताओं का एक कॉम्पोजिट है वो।
और क्योंकि देश में एक प्रथा है कि जो सबसे लव्ड बिलवड नेता होते हैं उनको कोई ना कोई उपाधि दी जाती है। महिला जी। नेताओं को खास तौर से दीदी होती हैं या बहन जी होती हैं या तो बग्गा आंटी हैं क्योंकि वो रिलेटेबल हैं, वो उम्र उनकी ज़्यादा है। जी। तो हर सेक्शन ऑफ वोटर्स उनसे प्रेम करते हैं, उनके प्रति एक सॉर्ट ऑफ नाइस फीलिंग, गुड वाइब्स उनको मिलती हैं। और वो एक बहुत सेल्फलेस लेडी भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं लेकिन सेल्फलेस हैं। और उनका जो पूरा मिशन है और विजन है वो फोकस्ड है मास्टरों के ऊपर, जिनकी वो डिसाइपल हैं, जिनकी वो चेली भी हैं। तो बग्गा आंटी स्पेशली आपने कहा रिलेटेबल है, मेरे भी वो एक फेवरेट कैरेक्टर है क्योंकि वो बिना कुछ ज़्यादा किए पॉसिबल करती हैं जो विजन है, मास्टरों का प्लान है, उसको रियलाइज़ करने में। तो आई थिंक और उनकी पर्टिकुलर डिसलाइक्स भी हैं, वो जो इबारी हैं, जो हाथियों की प्रजाति है, उनसे ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखती, उनके कामों से भी इत्तेफाक नहीं रखती। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। जी सर, जैसे मैंने शुरुआत में मेंशन किया कि 2020 में आपने इसकी शुरुआत करी और 2022 में आपने लिख भी दी। कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहुत कम समय में आपने बहुत ही अच्छी एक किताब लिखी है, तो बहुत बढ़िया एक चीज़ है वो। लेकिन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये लिखते वक्त आपको कौन सी परेशानियाँ आई? आई थिंक समय ऐसा था क्योंकि लोगों के पास बहुत समय था, मेरे पास भी समय था, कोविड काल था। और क्योंकि जो आपका आम जीवन होता है वो अस्त व्यस्त हो गया था, लोग बाहर नहीं जा रहे थे, घर तक ही सीमित थे। तो समय का अभाव तो नहीं था, इसलिए शायद जल्दी ख़त्म भी हो गया लिखना। पर मेंटली आई थिंक द टाइम वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। सबके किसी ना किसी तरह से कोविड से ग्रस्त सब हर परिवार था और मेरा भी परिवार था। दोस्तों के बीच कोविड पड़ रहा था, लोग आईसीयू में थे। तो वो समस्याएं थी, पर आई थिंक क्रिएटिवली या रचनात्मक रूप से वो समय का उपयोग मैंने अच्छी तरह से किया ताकि किताब को एक अच्छा रूप मिल सका। और उसको तराशने में जो वक्त लगा, पोस्ट प्रोडक्शन या पोस्ट राइटिंग एक समय होता है जब आप उसको रिविज़िट करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें चीज़ें और टाइटन अप हो सकती हैं या और चैप्टराइजेशन कम हो सकते हैं, तो वो सब बाद में किया। लेकिन ज़्यादातर जो राइटिंग प्रोसेस है वो कोविड काल में ही हुआ। और आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज समय अच्छा नहीं था पर किताब पूरी हो गई। सर, आपने साइंस फिक्शन एज ए जॉनर लिया, बहुत ही बखूबी निभाया है उसको किताब के अंदर। लेकिन कभी ऐसे मौका मिले किसी और जॉनर पे लिखने का तो आप कौन सा जॉनर चुनना पसंद करेंगे? देखिए, जॉनर कोई ये मैंने सोच के नहीं लिखा कि साइंस फिक्शन ही लिखना है। मुझे जहाँ तक लगता है, अपने प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो मैं कहानी लिखना शुरू करता हूँ, जॉनर अपने आप बन जाता है कि भाई कहानी अगर इस रूप में हो गई तो पब्लिशर्स के लिए भी काफ़ी ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उनको आसानी होती है कि ये किताब इस शेल्फ पे जाएगी या इस सेक्शन में जाएगी। लेकिन एज अ लेखक कुछ जॉनर चुन के मैंने शुरुआत नहीं करता हूँ। कहानी एक कहना है और कहानी का अंत जिस रूप में होता है, कहानी अपना एक मोड़ लेती है, कहानी एक अपनी दिशा लेती है। साइंस फिक्शन कहानी ने साइंस फिक्शन का मार्ग चुना, अगली कहानी कोई और मार्ग चुनेगी। तो मेरे लिए ये जॉनर इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आई थिंक द स्टोरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। सर, इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिले कि ये इस कहानी पे कोई फिल्म बनाई जाए तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रहेगा। कई लोगों ने, कई रिव्यूअर्स ने और क्रिटिक्स ने भी यही कहा है कि कहानी जो राइटिंग है बहुत सिनेमैटिक है, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शंस हैं, जगहों के डिस्क्रिप्शंस हैं या लोगों के डिस्क्रिप्शंस हैं, सिचुएशंस के डिस्क्रिप्शंस हैं, वो आप एकदम देख सकते हैं पढ़ने के बाद। तो आई थिंक द बुक इटसेल्फ इज़ वेरी सिनेमैटिक। और मेरा तो बहुत ये खुशनसीबी होगी अगर इस पे फिल्म बनाई जाती है, किसी को पसंद आती है, किसी डायरेक्टर को पसंद आती है और वो डिसाइड करते हैं इस पे सीरीज़ बनाने की या फिल्म बनाने की, तो आई बी रियली वेरी हैप्पी, थ्रिल्ड इन फैक्ट। सर, इन फ्यूचर आप कोई नई किताब लिखने का प्लान कर रहे हैं? जी ज़रूर। इसी का मैं एक सीक्वल भी लिखना चाहूँगा, बिकॉज कई लोगों ने पढ़ने के बाद मुझे बोला है कि
ये कहानी अभी पूर्णतः अधूरी समाप्त है, नहीं है। बिल्कुल। इसमें आगे भी कुछ होना चाहिए हमें लगता है। रीडर्स, क्रिटिक्स दोनों ने कहा, तो मैं चाहूँगा इसका दूसरा भाग आए। तो पहले तो दूसरा भाग लिखूंगा, आगे की कहानी का अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, बट आई थिंक इन माई हेड द स्टोरी इज देयर. It will take some time for it to come out on paper, but definitely. We wish you very all the best, sir. हम और भी ज़्यादा किताबें आपके नाम से बिल्कुल पढ़ना चाहेंगे जहाँ पे धीरज सिंह लिखा हो। और सर, जो कमिंग अप जनरेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं जो किताबें पब्लिश करना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो उन्हें रोक रही है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरी सबसे बड़ी एडवाइस यही रहेगी कि कोई भी लंबी जर्नी या लंबा सफ़र के लिए जब आप निकलते हैं तो एक कदम दूसरे के आगे रखते हैं। तो पहली चीज़ यही है कि आप उसकी विशालता या उसके वॉल्यूम को ना देखें कि कितनी बड़ी किताब होगी। पहला कदम, दैट इज़ द फर्स्ट पेज यू हैव टू राइट द स्टोरी। एवरीवन हैज़ अ स्टोरी, एंड स्पेशली people in the creative field, people like yourself, students of media and communication, they have a story. पर पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा और वो उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। That has to come from within. Yes. वो हार्ड वर्क आप ही को करना पड़ेगा। एक पन्ना लिखा, एक पेज लिखा, 2 पेज लिखे, ऐसे ऐसे करके कहानी बढ़ती जाती है। एंड यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी ब्रूटल विथ योर ओन राइटिंग। कभी कभी हमें लगता है कि हमने लिख दिया तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको सेल्फ असेसमेंट करके और दूसरे दोस्तों को दिखा के, अपने पीयर्स को दिखा के एक बेहतर इनपुट्स मिलते हैं। बिकॉज स्टोरी इज़ ऑलवेज better with editing, and editing is required at many levels. कुछ लोग होते हैं वो आपका शब्दों को एडिट करते हैं, कुछ लोग होते हैं आपके सीनरी को एडिट करते हैं कि ये पात्र अगर ये कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप खुद सेल्फ एडिटिंग करते हैं। बिकॉज द आइडियल सिचुएशन इज़ कि आपने एक क्रिएशन किया, उसको थोड़ा समय दीजिए, फिर रिविजिट करिए। रिविजिट करने के बाद बहुत चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि बेहतर हो सकती हैं। तो आई थिंक द फर्स्ट lesson, or my only advice to young writers, is to keep writing. That is it, sir. Thank you so much for being here. कि आपने अपना समय निकाला और आप यहाँ आए। Thank you so much for having me, Vaishali. It was lovely talking to you, and your questions were really, really nice. तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के गेस्ट, मास्टर ओ के लेखक प्रोफेसर धीरज सिंह। और इस किताब से और पर्सनली सर से बहुत ज़्यादा सीखने हमें मिला है। और जहां बात की जाए मास्टर ओ की, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हिंदी अनुवाद किया गया है तो और भी सरलता से इसका अनुवाद हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आज के द सोशल लिसनिंग पॉडकास्ट के एपिसोड में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।